नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, एक सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट लेके आते हैं और उसमें कई ऐसी कमियां होती हैं रिपोर्ट में जिनकी की वजह से उनको रिपोर्ट या तो दोबारा करानी पड़ती है या फिर जो उनकी एंजाइटी होती है पेशेंट्स की, वो एक्चुअल में निराधार होती है और सिर्फ रिपोर्ट की वजह से हो जाती है। रिपोर्ट कैसे करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, उसके रेफरेंस वैल्यूज क्या होती है, उनका क्या मतलब होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट या स्पर्म के काउंट का आपकी फर्टिलिटी में क्या महत्व है। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, यूरोएंट्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और डेली लगभग कम से कम 10 पेशेंट्स की सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट देखता हूं। सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि एक मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को सजेस्ट की जाती है। इससे ये पता चलता है कि पेशेंट के सीमेन काउंट क्या है। क्या हम एक ही रिपोर्ट से पेशेंट का फर्टिलिटी स्टेटस पता कर सकते हैं? तो नहीं, यह एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। इससे पेशेंट का फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी बाप बनने की जो कंडीशन है उसको पूरी तरीके से नहीं जान सकते। उसके लिए और भी कई टेस्ट लगते हैं, कई चीजें हैं जो कि हम अभी भी नहीं जानते और उन पे भी रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट कब करानी चाहिए? इसके लिए कम से कम 2 से 3 दिन का या ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन का गैप होना चाहिए सेक्स से या फिर मैस्टरबेशन से। यानी कि पेशेंट ने पिछले 2 से 3 दिन में कोई इजैकुलेट नहीं किया होना चाहिए, सेक्स नहीं हुआ होना चाहिए, मैस्टरबेट से इजैकुलेट भी नहीं होना चाहिए। कई बार हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि कम गैप वाला सैंपल कराएं, वह एक अलग अलग कंडीशन है, मगर नॉर्मली 2 से 3 दिन का गैप रखा हुआ होना चाहिए। जब भी पेशेंट सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के लिए लैब में जाता है तो उसको एक वाइड माउथ बोतल, बड़े माउथ की बोतल कलेक्शन के लिए लेनी चाहिए। आप अपने जो कलेक्शन रूम है उसमें जाके प्रॉपरली यूरिन पास करने के बाद जो ऊपर की स्किन है उसको बैक पीछे करके जो ग्लैंड्स पीनिस है, जो आगे का हिस्सा है लिंग का, उसको पहले बीटाडिन से और फिर वार्म सलाइन से क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि जो भी कलेक्शन बॉटल में आ रहा है उसमें इसका कोई भी अंश ना आ जाए। यानी कि कोई इन्फेक्शन अगर है स्किन के ऊपर या ग्लैंड्स के ऊपर तो वो उसके अंदर ना आ जाए, नहीं तो फॉल्स पॉजिटिव इन्फेक्शन की रिपोर्ट आ जाएगी और पेशेंट को एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ेगा और लंबे समय तक ये बीमारी चलती रहेगी क्योंकि सही चीज का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। एक फॉल्स पॉजिटिव इन्फेक्शन की रिपोर्ट के लिए हमने उसको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दे दिया। क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट सिचुएशन होती है तो पेशेंट को अपने मन को कंट्रोल करके इरेक्शंस लाने होते हैं और फिर उसको इजैकुलेट भी करना होता है। ऐसे में कई बार पेशेंट पूरी तरीके से इजैकुलेट नहीं कर पाता। जब वो पूरी तरीके से इजैकुलेट नहीं कर पाता तो कुछ अमाउंट जो कि अंदर रह जाता है वो इम्पॉर्टेंट अमाउंट होता है और उसका काउंट फॉल्स पॉजिटिव कम आ जाता है। इस कंडीशन को भी कम बैक करने के लिए उसको वो सैंपल डिस्कार्ड कर देना चाहिए और नेक्स्ट विजिट पे दोबारा सैंपल प्रोवाइड करना चाहिए। अगर सीमेन कलेक्शन की कंडीशन सही नहीं है, यानी कि एक उसको वॉशरूम मिल गया है जिसमें कि अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है जिसको कि वो इजैकुलेट के लिए हेल्प मिले, तो उसको एक दूसरी लैब में जाना चाहिए जिसमें कि प्रॉपर कंडीशन हो कलेक्शन रूम की। कलेक्शन बॉटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाइड माउथ बॉटल नहीं होगी और कुछ सैंपल अगर नीचे स्पिल कर जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम की विषय है, क्योंकि कई बार ये जो अमाउंट नीचे गिर गया है उसमें ही एक्चुअल स्पर्म्स की क्वांटिटी होती है। कई बार पेशेंट बहुत समय तक इजैकुलेट करने की कोशिश करता रहता है और उसको जब सीमेन का कोई भी इजैकुलेट नहीं होता तो वो थोड़ा बहुत सीक्रीशंस या फिर यूरिन का सैंपल भी कलेक्ट कर लेता है, जो कि गलत है और इससे फॉल्स पॉजिटिव एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट आ जाती है और पेशेंट ना होते हुए भी एजोस्पर्मिक टैग कर दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है।
तो ये सारी कंडीशंस तो हो गई सीमेन कलेक्शन की। अब इसके आसपास अगर पेशेंट को कोई भी फेब्राइल इलनेस रही है पिछले 2 से 3 हफ्तों में, तो पेशेंट को थोड़े दिन अवॉइड करके समय लेके लगभग जब 2 महीने निकल जाएं तो उसके बाद सीमेन एनालिसिस करा लेना चाहिए, क्योंकि जो फेब्राइल इलनेस होती है बॉडी में, जो एक वीकनेस प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से भी सीमेन एनालिसिस अफेक्ट हो सकता है, सीमेन काउंट कम हो सकता है। अब एक बार जब सीमेन की रिपोर्ट हाथ में आ जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो डेफिनेटली कलेक्शन की सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा सीमेन का पीएच, सीमेन में स्पर्म के काउंट और पर मोटिलिटी, वाइटैलिटी, मोर्फोलॉजी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सीमेन काउंट क्या होता है, यानी कि स्पर्म काउंट सीमेन में क्या होता है, यानी कि कितने स्पर्म्स हैं जो कि पेशेंट के सीमेन में प्रेजेंट है। सीमेन तो होता है धात, और स्पर्म्स होता है जो कि उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट होता है, जिसको कि हम कई बार शुक्राणु भी कहते हैं। तो 1 ml में लगभग 15 मिलियन से ज्यादा अगर स्पर्म्स हैं तो आज की जो रेफरेंस रेंज है उसमें उसको सही माना जाता है। कई लैब्स में पुरानी रेफरेंस रेंज ही फॉलो की जा रही है, जिसको कि जो कि 60 मिलियन या 20 मिलियन की थी, और इसकी वजह से भी कई बार पेशेंट को फॉल्सली सब फर्टाइल या लो फर्टिलिटी वाला टैग कर दिया जाता है। तो 1 ml में आज की डेट में जो रेफरेंस रेंज है वो है 15 मिलियन। अगर इससे ज्यादा स्पर्म्स हैं तो पेशेंट एक फर्टाइल रेंज में माना जाता है। उसमें और भी कई कमियां हो सकती हैं, उसको भी ठीक करना पड़ सकता है, तब भी सब फर्टाइल हो सकता है जब वो 15 मिलियन से ज्यादा है। बट फिर भी अगर कंसिडर किया जाए तो एक रेफरेंस रेंज क्या है, तो 15 मिलियन पर ml से ज्यादा का अगर काउंट है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। पर इजैकुलेट जो रेंज है उसको 39 मिलियन माना गया है, यानी कि एक इजैकुलेट में अगर 39 मिलियन स्पर्म्स हैं, यानी कि एक सैंपल में अगर 39 मिलियन से ज्यादा स्पर्म्स हैं तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। पर इजैकुलेट वॉल्यूम क्या होता है, तो 1.5 ml से अगर ज्यादा का है, या इंडियन सिनेरियो में अगर 1.2 ml या 1.3 ml से ज्यादा का अगर इजैकुलेट है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। इससे अगर कम है तो इजैकुलेट 1 ml से अगर कम है तो इजैकुलेट इसको हम कम वॉल्यूम का इजैकुलेट मानते हैं। कई बार इसके भी पैथोलॉजिक सिग्निफिकेंस होती है, यानी कि इससे भी हम बीमारी क्या हो सकती है उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोटेलिटी है, जो मोटेलिटी यानी कि स्पर्म्स की जो चलने की, यानी कि उसकी जो आगे मूव करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम मोटेलिटी के थ्रू जानते हैं। कितने परसेंट स्पर्म्स मोटाइल हैं, कितने परसेंट नॉन मोटाइल हैं, इससे हमें स्पर्म की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। अगर स्पर्म्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसको हम अच्छी मोटेलिटी मानते हैं, प्रोग्रेसिव मोटाइल है, फॉरवर्ड प्रोग्रेसिंग मोटाइल है। या फिर अगर वो अपनी ही जगह पर मूव कर रहे हैं तो वो कम अच्छे माने जाते हैं, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं तो उनको क्वेश्चन हो जाता है कि ये डेड है कि अलाइव है। तो अगर हम मोटिलिटी के बारे में जाने तो एक पैरामीटर होता है जैसे कि टोटल मोटिलिटी, जिसमें कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी है और नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी भी है। फिर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के भी 2 पार्ट होते हैं, रैपिडली प्रोग्रेसिव या स्लोली प्रोग्रेसिव। तो जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म है वो है रैपिडली प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। टोटल मोटिलिटी लगभग 40% तक होनी चाहिए। अगर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी देखी जाए तो मिनिमम 32% प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स होने चाहिए। तो इसी तरीके से अगर 32% प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स हैं तो उस सीमेन को हम अच्छी क्वालिटी का मानते हैं और पेशेंट की फर्टिलिटी पोटेंशियल अच्छी मानते हैं। अगर 32% से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद वैल्यू होती है वाइटैलिटी की। अगर पेशेंट का जो मोटेलिटी है वो बहुत ही कम है, यानी 40% से भी कम पेशेंट का जो स्पर्म है वो मोटाइल है, तो उस सिचुएशन में हमें वाइटैलिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। वाइटैलिटी क्या होती है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा स्पर्म्स नॉन मोटाइल हैं तो उसमें क्या वो अलाइव है कि डेड है, मतलब नॉन मोटाइल तो हैं मगर जीवित भी हैं या मृत हैं, ये चेक करना पड़ता है। तो वाइटैलिटी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर स्पर्म्स मोटाइल नहीं है तो उसका कारण उनकी जो चलने की प्रक्रिया है, जैसे टेल है उसमें खराबी है,
या फिर एक्चुअल में वो डेड हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन लग गया जिसकी वजह से वो डेड हो गए हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। तो वाइटैलिटी की जो रेफरेंस रेंज सेट की गई है वो है 58%। 58% से ज़्यादा अगर वाइटल स्पर्म्स हैं सीमेन में, तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म्स मोटाइल तो नहीं है मगर वो डेड भी नहीं है। उसके लिए ट्रीटमेंट है अलग तरीके से शुरू होता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि सीमेन एनालिसिस का एक्चुअल एनालिसिस क्या है और उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, और अगर पेशेंट गलती से सब फर्टाइल टैग हो गया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और क्या उसको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सीमेन कलेक्शन के दौरान, और अगर वह एक्चुअल में सब फर्टाइल है तो उसको सही ट्रीटमेंट से किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता आशा करता हूं कि सीमेन एनालिसिस के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिले और आप अपना और अपने परिजनों का बहुत ध्यान रखें। और अगर कोई इस तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है, सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है, या फिर मेल इनफर्टिलिटी से आप फेस कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी पूरी मदद करूंगा और फर्टिलिटी और पैटर्निटी में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपको बच्चा देने में पूरी मदद करूंगा ताकि आप भी सुखी जीवन बिता सकें। धन्यवाद।